औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Today's lecture is the continuation of the previous lectures, and that was on the execution of the decree. Let's see the remaining content about the execution of the decree. Against whom the application for execution can be made. किसके खिलाफ एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त की जा सकती है. Execution decree can be made only against the judgment debtor if he is alive or against legal representatives of the judgment debtor. यहाँ पर एक काफ़ी टेक्निकल किस्म की बात की गई है कि इजरा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दईन डिक्री के ख़िलाफ़ ही किया जा सकता है. मतलब ये है कि लूज़र ऑफ द केस के ख़िलाफ़ किया जा सकता है. अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इफ़ loser of the case is not present, if he has been died, or if his presence is not possible, then how the decree holder will get the fruit of the decree through the execution procedure. तो फिर उसके लिए ये कहा गया कि अगर वो ज़िंदा नहीं है या उसकी मौजूदगी मुश्किल है तो फिर जजमेंट डेटर का कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसने कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अटेंड की होंगी वो इस काबिल होगा कि डिक्री होल्डर को उस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर सके. और अगर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस या ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द एग्जीक्यूशन मौजूद नहीं था, उसके बाद आया, तो द मोमेंट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड पर्सन हैज़ बीन डिवॉल्व्ड ऑन इट, तो उसी दिन से ये ज़िम्मेदार हो गया कि अपने जो बड़े थे, अपने जो फादर थे या अपने ऐसे शख्स जिसकी जायदाद की ज़िम्मेदारी इस पर आई की ज़िम्मेदारी निभा सके. तो लिहाजा बाकी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी निभाएगा. प्रोसीजर. द डिक्री होल्डर कैन अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द कोर्ट who has awarded the decree. The decree holder shall apply on the prescribed form. As the application for the execution is submitted, the court shall initiate the process for the execution. It is the enforcement of the court's order decision. Execution कोर्ट के ऑर्डर की फिज़िकल प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट है. अदालत अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाती है इजरा के ज़रिए से. तो जब डिक्री होल्डर एग्जीक्यूशन के लिए अदालत जाना चाहता है तो एक मखसूस प्रिंटेड फॉर्म होता है और उसके ऊपर एक ख़ास अमाउंट का टिकट लगता है या कोर्ट फ़ी टाइप उसमें एक रिम्यूनरेशन जमा करवानी होती है गवर्नमेंट ट्रेजरी में. और उसके बाद ये शख्स इस अहल हो जाता है कि उस फॉर्म को जमा करवाए डिक्री होल्डर अदालत में. और द मोमेंट व्हेन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर द एग्जीक्यूशन इज़ सबमिटेड इन द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, and this is the same court who has awarded the decree if the case has not been transferred from the court of original jurisdiction. तो
फौरी तौर पर अदालत इजरा की प्रोसीडिंग्स को शुरू करवा देती है और इस तरह से मुद्दाइयों डिक्री से जायदाद वसूल करके डिक्रीदार को दे दी जाती है। ट्रांसफ़र का लफ्ज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो केसेस ट्रांसफ़र भी होते हैं, इजरा दूसरी अदालतों में भी लगती हैं, लिहाजा इस हवाले से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मटेरियल मौजूद है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर 2 का लिंक भी यहाँ पर दे दूँ, जिन्होंने लेक्चर 2 नहीं सुना वो सुन लें तो वो ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। Limit of time for the execution. As we know well that in all the civil proceedings, Limitation Act plays an important role, and the proceedings are limited by the certain provisions of the Limitation Act. Similarly, the limitation is applicable on the execution. इजरा के हवाले से भी कानून मियाद को मद्देनज़र रखा जाएगा। Where an application to execute a decree is not being made within the 12 years from the date of decree. यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि डिक्री होल्डर ने केस जीत लिया था, उसको डिक्री अवार्ड कर दी गई थी और जजमेंट डेटर वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करने में डिले कर रहा था, तो डिक्री होल्डर को चाहिए था कि वो फ़ौरन से अदालत आकर एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करता, और ये अरसा 12 साल तक हो सकता है। मगर 12 साल गुजरने के बाद भी अगर डिक्री होल्डर ने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई न किया और जजमेंट डेटर ने उसको वो प्रॉपर्टी हवाले न की जो कि डिक्री होल्डर के हक़ में अदालत ने अवार्ड की थी, तो फिर डिक्री होल्डर एंटाइटल नहीं है कि वो एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करे आफ्टर 12 ईयर्स। कलेक्टर डीम टू बी एक्टिंग जुडिशली, ये लैंड रेवेन्यू के हवाले से बात की जा रही है। लैंड रेवेन्यू के मुख्तलिफ ऑफिसर्स होते हैं जिनमें के कलेक्टर्स भी होते हैं। इन एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री ट्रांसफर्ड टू द कलेक्टर अंडर सेक्शन 68, द कलेक्टर एंड हिज सबऑर्डिनेट शैल बी डीम टू बी एक्टिंग जुडिशली। जहाँ पर फिर ट्रांसफ़र की बात आ गई, ट्रांसफ़र के लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो केस अदालत से किसी कलेक्टर के पास ट्रांसफ़र हो जाए अंडर सेक्शन 68, या फिर कलेक्टर के किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास जिसके पास के कलेक्टर के दिए हुए इख्तियारात हों, तो वो कानूनी कार्रवाई को बिल्कुल ऐसे ही चला सकता है जैसे कि कोई सिविल जज चला रहा था। सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, कॉन्टेंट्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन, एक लीगल वर्ड है। प्रोक्लेमेशन ऐलान करना, मतलब सेल ऑफ द प्रॉपर्टी के हवाले से जो ऐलान करना है उसके बाबत इंफॉर्मेशन। टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल, किस जगह पर किस वक्त इस फरोख्तगी का ऐलान करना है। प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, जिस जायदाद को फ़रोख्त करना है उसके बारे में तफसील। रेवेन्यू, इफ़ एनी असेस्ड अपॉन दी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की बात हो रही है या फिर किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है जिसके ऊपर कोई मालियात आते हों या फिर उनका अंदाज़ा लगाया जा चुका हो कि इस प्रॉपर्टी से कितना रेवेन्यू कलेक्ट होना है या हो सकता है या करना बाकी है वगैरह। इनकम्बरेंस, इफ़ एनी टू विच प्रॉपर्टी इज़ लाइबल, ये भी लीगल वर्ड है। यूँ तो इसका मतलब रुकावट होता है, मगर कानून में इससे मुराद किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। दूसरे लफ्ज़ों में कोई
फाइनेंशियल अटैचमेंट है कि अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो उसका भी अंदाज़ा लगाया जाएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है, एक ऑनर की ऑनरशिप से निकाल के दूसरी की एंटाइटलमेंट में दिया जा रहा है, तो अगर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लायबिलिटी है तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। अमाउंट टू बी रिकवर्ड, और फिर अगर सेल के हवाले से बात की जाए तो इस प्रॉपर्टी की प्राइस को रिसीव करना, और अगर रेवेन्यू के हवाले से बात की जा रही है तो इसके ऊपर जो मालियात हैं उनको हासिल करना। तो जिस किस्म की फाइनेंशियल स्कीम की बात हो रही है उस किस्म की फाइनेंशियल स्कीम के बारे में हैंडलिंग करना, अगर किसी किस्म के डेट्स हैं तो उनकी पेमेंट्स करना, अगर कोई क्रेडिट्स हैं तो उनको रिसीव करना। डिटेल्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी सच एज टाइटल डीड, लैंड एक्सेट्रा, ज़मीन की पैमाइश वगैरह, और उसके अलावा जो कागज़ात हैं मलकियत के जो बताते हैं कि जो शख्स जिससे ये जायदाद फ़रोख्त करवाई जा रही है वही ज़मीन का एक्चुअल मालिक है, उन तमाम चीज़ों की तफसीलात का फ़राहम करना भी बड़ा ही ज़रूरी है। कंक्लूजन, यूँ तो मैंने कोशिश की है कि इस लॉन्गेस्ट ऑर्डर को एज पॉसिबल समराइज वे में आपको पेश करूं, मगर कुछ कंटेंट्स जो रह गए तो उनको समरली कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूशन इज द मीडियम बाय विच अ डिक्री होल्डर कंपेल्स द जजमेंट डेटर टू कैरी आउट द डिक्री और ऑर्डर एज द केस मे बी। इजरा एक ऐसा अमल है जिसमें कि डिक्रीदार मुद्दईन डिक्री को इस बात पर पाबंद करता है कि वो अदालत के हुक्म की तामील करे, जो अदालत ने कहा उसके ऊपर अमल करे। वन ऑफ द मोड्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री इज अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल इम्प्रिजनमेंट। और ये फिर बड़ी एक सख्त किस्म की सूरत हाल होती है, क्योंकि हम आम हालात में यही सुनते हैं कि क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल ऑफेंडर्स को अरेस्ट एंड डिटेंशन के अहकामात दिए जाते हैं, मगर यहाँ पर कुछ ऐसी सूरत है कि सिविल केस में भी अरेस्ट एंड डिटेंशन की जा सकती है। और अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी डिसओबीडियंस ऑफ लॉ होगी वहाँ पर पनिशमेंट का आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर हो रहा है, इसलिए इम्प्रिजनमेंट का जिक्र किया गया है। अ डिक्री और ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट एज फैसिलिटेटिव एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। If a property is not approaching the court, then the court has no obligation to implement it suo motu. यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जो है ये एक सहूलत फराहम करता है, ये जिम्मेदारी नहीं है। अगर party to the suit who requires the enforcement of the court's order does not come to the court for the execution by itself, then it is not binding on the court that it should take the matter of execution suo motu, यानी असखुद। तो अदालत के ऊपर ये जिम्मेदारी न है कि ये असखुद एग्जीक्यूशन का प्रोसेस शुरू करवाए। A decree for money cannot be executed by the arrest and detention where the judgment debtor is a woman or a minor or a legal representative of the deceased judgment debtor. मैंने आपसे कहा कि disobedience of the court की सूरत में सिविल प्रिजन दी जा सकती है, मगर उसमें भी दर्जाबंदी है कि जो मंदर झेल में अफराद बयान किए गए उनको
अरेस्ट एंड डिटेंशन नहीं दी जा सकती, जिसमें कोई खातून हो सकती है, कोई कम उम्र हो सकता है, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मुतवफ़ी फौतशुदा मुद्दई डिग्री का जो भी कानूनी नुमाइंदा है, इन अफराद को डिटेंशन नहीं दी जा सकती। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि इजरा को, जो कि मुश्किल तरीन और टेक्निकल टॉपिक है, आसान कर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is the continuation of the previous lectures, and that was on